सबसे पहले हम लोगों को इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन में पढ़ना है रिजिड बॉडी के बारे में। तो कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी तब कही जाती है जब उस पर कितने भी अमाउंट का डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों ना अप्लाई कर दिया जाए, उस बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं होती हो। समझ रहे हो? उस बॉडी के कोई दो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती हो, चाहे कितना भी फोर्स क्यों ना अप्लाई कर दो। ठीक है? तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर वट एवर विद द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, there is no change in configuration, there is no change between any 2 points of the body, then body is said to be point mass body, actually sorry rigid body। एक्चुअली इस नेचर में कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं है। जिसे तुम सॉलिड समझते हो ना, जैसे कोई आयरन ब्लॉक है तो वो रिजिड तुम्हें दिखता है, लेकिन उसको भी दबा करके छोटा किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाए तो एक आयरन ब्लॉक भी सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब ये कि इस नेचर में कोई भी बॉडी 100% रिजिड बॉडी नहीं होती है, बट इन आवर जनरल लाइफ और डेली लाइफ हम जो भी बॉडीज हैं, सॉलिड बॉडीज जो है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उनको रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कि जैसे मान लो कि यह कोई एक बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है ना? तो रिजिड बॉडी का मतलब ये हुआ कि कोई एक दो पॉइंट ले लो इसके अंदर, ए और बी, और इस पर बाहर से कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दो, है ना? बाहर से कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, इनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही हो, यानी कि बॉडी के ना तो शेप में चेंजिंग हो रही हो, ना ही साइज में चेंजिंग हो रही हो, तो फिर बॉडी को हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। समझ रहे हो? तो रिजिड बॉडी का ये कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन इस बात को नोट कर लो कि नो एनी बॉडी इन द यूनिवर्स विच इज परफेक्टली रिजिड बॉडी, नो एनी बॉडी इन द यूनिवर्स which is perfectly rigid body, but solids in our general life, daily life, solid bodies are treated as rigid body, क्योंकि जनरल लाइफ में उतना फोर्स नहीं मिल जाता है कि एक आयरन ब्लॉक को दबा करके छोटा करके एकदम पॉइंट साइज में बना दे। ठीक है? तो रिजिड बॉडी समझ में आ गया? चलो रिजिड बॉडी को अब रहने देते हैं। अब हम समझेंगे क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बारे में। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक्चुअली ऑल द स्टडीज ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स आर बेस्ड ऑन पॉइंट मास कंसिडरेशन। नोट करना शुरू कर दो कि ऑल द स्टडीज ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, all the studies of kinematics and dynamics are based on point mass consideration, are based on point mass consideration। ठीक है? बट इन आवर डेली लाइफ, बट इन आवर daily life, all the bodies
cannot be considered as point mass body. ठीक है. A real body is made by very large number of particles. क्या लिखेंगे कि a real body is made by very large number of particles. Therefore, a real body is treated as cluster of billions and trillions number of particles. Billions and trillions number of particles. ठीक है जी. तो जब हम रियल बॉडी के मोशन की स्टडी करेंगे तब हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे हम वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कैसे हम वेलोसिटी पता करेंगे, है ना. इन सब की स्टडी करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज किया जाता है. तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ. ठीक है जी. आप ऐसे लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रियल बॉडी is a point where whole mass of body is supposed to be concentrated. ठीक है. यानी कि यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी के होल मास को हम मान ले कि यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है. ठीक है. अब ये निकालते कैसे हैं सेंटर ऑफ मास, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आगे इसको बता रहा हूँ. अब जैसे मान लो कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो सेंटर ऑफ मास है, कोई एक लैमिना ले लो, प्लेट जिसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसमें उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा. ठीक है. कोई भी ऐसी बॉडी जिसके अंदर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पर हो जाता है. अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो फिर उसका निकालने का तरीका होता है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ. हम्म. एक सेकंड. एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. ये जो टॉपिक है, एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम. ध्यान देना. सपोज करो कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सपोज करो दो बॉडीज हैं. एक बॉडी है, इसका मास है m1 का. ठीक है. दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2 का. ठीक है जी. और हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज
वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 और r2, यानी इन मासेस का जो पोजीशन वेक्टर है ये है r1 और ये है r2। ठीक है जी। तो इनके बीच का जो वेक्टर होगा ये होगा क्या, डेल्टा r, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बीच का इनका हमने दिखा दिया। अब ऐसे सोचो कि इस पर ना बाहर से फोर्सेस लगाए जाते हैं। इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया F1 का, इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया F2 का। ठीक है जी। ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, दो फोर्सेस लगा दिए। आपस में ये इंटरनल फोर्सेस क्या लगा रहे हैं, तो M1 जो है इसके ऊपर इंटरनल फोर्स लगा रहा है F12 का। ठीक है जी। और जो M1 है इस M2 के ऊपर इंटरनल फोर्स लगा रहा है F21 का। ठीक है। तो हम कह सकते हैं, इस बात को नोट करना पड़ेगा कि सपोज टू बॉडीज ऑफ मास, अब कैसे ये पॉइंट मासेस हैं, सपोज 2 पॉइंट मासेस, ऐसे लिखना चाहिए बॉडीज ना लिख करके, 2 पॉइंट मासेस M1 and M2 having position vector R1 and R2 respectively. Let F1 and F2 be the external force acting on the body, external forces on the bodies M1 and M2. F12 and F21 are internal forces applied by one body to another body. ध्यान से इसको देखो। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जो होगा ये हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। ठीक है जी। तो जो इंटरनल फोर्सेस हैं इस सिस्टम पर ये इक्वल और अपोजिट होते हैं। इंटरनल फोर्सेस जो है ना वो इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है। तो चलो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इधर का नोट कर लिए ना, नोट कर लिए सब लोग, हाँ ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं ताकि जगह थोड़ा मिल जाए, और इसकी ज़रूरत है ना, डायग्राम की ज़रूरत है हमको। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, है ना, इंटरनल फोर्सेस लाई इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, तो देयरफॉर नेट इंटरनल फोर्स इज 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि जो नेट फोर्स जो आएगा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है जी, नेट फोर्स को। अच्छा, F नेट का मतलब क्या है, एक्सिलरेशन अगर हम लिखते हैं इसको,
तो हम ऐसे लिख सकते हैं m1 प्लस इंटू एक्सिलरेशन ए नेट, बोलो, इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2, लिख सकते हैं ऐसे। और आपने पढ़ा है कि जो एक्सिलरेशन होता है दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो हम अगर कहें कि इसमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो है, मान लो यहाँ से कहीं ये r पे है, ठीक है जी, यह RCM लिख दे रहा हूँ, तो जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर ऑफ मास के ही एक्सेलरेशन के बराबर होगा, है ना। तो हम इस ए नेट को लिखेंगे इस तरह से, देखो m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर r1 डी स्क्वायर RCM अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू m1 इंटू डी r1 अपॉन dt प्लस m2 इंटू डी r2 अपॉन dt, बोलो, लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि d अपॉन dt स्क्वायर, है ना, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर RCM इंटू m1 प्लस m2, बोलो, इज इक्वल टू d अपॉन dt स्क्वायर, है ना, m1 r1 वेक्टर d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ठीक है। तो अब क्या है, देखो दोनों साइड से डिफरेंशिएशन को हटा दो, तो जब डिफरेंशिएशन को दोनों साइड से हटा दोगे तो ये क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 इंटू RCM इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ठीक है जी। तो जो RCM आएगा ये हो जाएगा कितना, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी। यह दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान क्या देना है इसमें कि जो RCM होगा उसके भी तीन कंपोनेंट हो सकते हैं मैक्सिमम, XCM, YCM, ZCM। यह डिपेंड करता है बॉडी के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर बॉडी के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है तो फिर जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर वो एरियल है, कोई प्लेट वगैरह है, तो दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अगर पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो तीनों कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो यानी कि आप इस तरह से लिख लेना कि RCM इज इक्वल टू XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, समझ रहे हो ना। ये RCM जो होगा यानी कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर के तीन कंपोनेंट बन सकते हैं। तीनों कंपोनेंट आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये R1 R2 जो है ना पोजीशन वेक्टर्स, इनके भी तीन कंपोनेंट बन सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी आपने वेक्टर पढ़ा है वो पूरा इसमें अप्लाई करना है। नोट कर लिए। तो यह दो सिस्टम का था। अगर मान लो कि बॉडी के अंदर भाई कोई भी रियल बॉडी लेंगे तो उसके अंदर दो ही पार्टिकल तो नहीं होंगे ना, बिलियंस एंड ट्रिलियंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिल करके तब जाके एक रियल बॉडी बनती है। तो उसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो यह फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसी को अप्लाई करके, कि जैसे यह कोई एक रियल बॉडी है, दिस इज अ रियल बॉडी, ठीक है। और आप जो है इस तरह से बैठे हो, ये आप एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस आपका, ये जेड एक्सिस, आप यहाँ बैठे हो ओरिजिन पे। तो आप ये कहोगे कि यह जो बॉडी है यह बिलियंस एंड ट्रिलियंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है, करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल मिलकर के तब बनाए हुए हैं। तो हर एक पार्टिकल का अपना कुछ मास होगा, है ना। तो मान लो इन पार्टिकल्स का जो मास है यह जो है ना, मैं ले रहा हूं m1 m2 m3 डैश डैश डैश, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं।
इनका अपना पोजीशन वेक्टर भी होगा r1, दूसरे का जो पोजीशन वेक्टर है r2, ऐसे ही सबका पोजीशन वेक्टर होगा, इधर mn लिख लो, तो इसका जी पोजीशन वेक्टर होगा rn। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को निकालने का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जो अभी दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए निकाला था, वही इस वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो जैसे सेंटर ऑफ मास, इसमें मान लो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा RCM, ठीक है, तो यह जो RCM होगा ये होगा कितना, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस डैश प्लस MN RN वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डैश MN। यह तरीका होगा, समझे? क्या लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में? छोटे में इसको क्या लिख सकते हैं? तो छोटे में हम इसको लिख सकते हैं RCM इज इक्वल टू सिग्मा, ये देखो क्या है, डिस्क्रीट समीशन है ना, इसलिए मैं सिग्मा यूज कर रहा हूं, सिग्मा MI RI वेक्टर फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to N अपॉन सिग्मा MI, I इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जो RCM है इसके 3 कंपोनेंट होंगे, तो अगर मान लो हम X कंपोनेंट लिख रहे हैं तो XCM का मतलब क्या होगा, ये होगा सिग्मा MI XI, ध्यान दो वेक्टर यहाँ हटा दिया मैंने क्योंकि एक ही लाइन की बात की जा रही है, I इज इक्वल टू 1 to N अपॉन सिग्मा MI। ऐसे ही YCM जब निकालोगे तो मिलेगा सिग्मा MI YI, I इज इक्वल टू 1 to N अपॉन सिग्मा MI। ठीक है, और ZCM भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो कि ZCM दिस इज इक्वल टू सिग्मा MI ZI अपॉन सिग्मा MI, I इज इक्वल टू 1 to N, I इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है जी, तो कहने का मतलब इस सेंटर ऑफ मास के तीनों कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप निकाल सकते हो। अब सिचुएशन समझ में आ रहा है ना, कि अगर मास लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर एक ही एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी मोशन की स्टडी करने के लिए, एक ही एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास को भी निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। अब एक बात ध्यान देना, ये था कि मासेस जैसे अलग अलग हों तो उनका निकाल करके ऐड कर रहे थे। अगर बॉडी के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, इफ स्टार बना के पॉइंट लिखो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब कोई रिलेशन के साथ हो, देन सेंटर ऑफ मास of body is given by RCM is equal to इंटीग्रेशन ऑफ RDM, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, वेयर यहाँ पे DM क्या है, DM इज अ वेरी स्मॉल इंटीग्रल एलिमेंट, मास ऑफ वेरी स्मॉल इंटीग्रल एलिमेंट। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे, मास ऑफ वेरी स्मॉल, या मास ऑफ इंटीग्रल एलिमेंट भी कह सकते हो, मास ऑफ इंटीग्रल एलिमेंट। एंड R का मतलब क्या है, तो R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है,
अच्छा, यहाँ भी आरसीएम को अगर हम कंपोनेंट के टर्म्स में देखें तो एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम तीनों मिलेंगे। तो एक्ससीएम को आप लिख सकते हो सीधे, अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। फिर ऐसे ही वाईसीएम को भी आप लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। एंड जेडसीएम इज ऑल्सो रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। समझ रहे हो? इस तरह से हम तीनों कंपोनेंट को लिख सकते हैं। नोट कर लिए बहुत जल्दी? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ mass distribution in the body, mass distribution in the body is यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म का मतलब हर बराबर बराबर हो, ठीक है, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाई एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी लाई एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। मतलब जैसे मान लो कि कोई एक स्क्वायर प्लेट है ये, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर यानी डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा यहाँ पर होंगे, ठीक है। कोई एक ट्रायंगुलर लैमिना है, ट्रायंगुलर प्लेट है ये, हाँ, तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इसका होगा, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। मीडियन, सॉरी मीडियन ये बनाना था मुझे, देखो ऐसे मीडियन जो एकदम मिडिल से होकर के जाती हो, ये तो यहाँ पे कट कर रही है, तो ये सेंटर ऑफ मास इसका हो गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब अगर बॉडी के अंदर मास हर जगह पे सेम है तो उसका जो भी ज्योमेट्रिक सेंटर है वो निकाल दो, वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है कि एक मास है ये 5 kg का और दूसरा मास यहाँ से 4 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है 10 kg का, ठीक है जी। हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे? तो देखो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अब का तरीका क्या बता रहा हूँ। पहला काम अपना ओरिजिन डिसाइड करना होगा, यानी खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना होगा, ठीक है जी। वो कहीं भी ले सकते हो, जहाँ भी आप हो वहाँ से ही ले सकते हो। तो थोड़ा सा बेटर वे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको लेना चाहिए कैसे कि यह जो 5 kg मास है ना, इसी को आप 0 0 मान लो, ओरिजिन यही मान लो। तो फिर आप कहोगे कि इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लाइन पर ही है, तो हमें एक ही एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी सेंटर ऑफ मास के लिए, यानी एक्स सी एम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स सी एम यहाँ होगा क्या, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, m1 5 kg और इसका x1 0, ठीक है। दूसरा 10 kg और x2 इसका 4 मीटर पे है, अपॉन 5 प्लस 10 दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 15। ये आ गया कितना, जो भी है 8/3 मीटर पर, यानी यहाँ से 8/3 मीटर पर सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 3 पॉइंट मासेस 2 kg, 4 kg and 6 kg are kept at the vertices of an equilateral triangle of side A. Of side A.
ठीक है जी। ए इज इक्वल टू, चलो 2 मीटर ले लेता हूं मैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड सेंटर ऑफ मास, यानी यहाँ फिगर बना दे रहा हूं। यह इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टेक्सेस पे 3 मासेस रखे गए हैं, 2 kg का, 4 kg का और 6 kg, 6 kg का। अब इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास इसका निकालने के लिए अभी मैंने बताया पहला काम क्या करना है, ओरिजिन डिसाइड करना है अपना, यानी कि ऑब्जर्वर को दिखाना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे ना, कन्वीनियंट क्या है, ओरिजिन लेने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे ओरिजिन लिया जाए ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। तो इस पॉइंट को आप ओरिजिन ले लो, ठीक है जी, और इसे बना दो एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर खींच दो ये वाई एक्सिस। अब क्या करना है कि इन सारे मासेस का कोऑर्डिनेट लिख लेना है। तो भाई ये तो ओरिजिन पे ही है, तो 0 0 हो गया, 2 मीटर लेंथ दिया गया तो इसका हो गया 2 0, है ना। और इसका कितना होगा, तो यहां से देखो ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर का होगा, और ये वाला कितना होगा, तो ऐसे सोच सकते हो ना, ये 60 डिग्री है, तो यह 2 मीटर है, तो 2 sin 60, तो 2 sin 60 यानी कि 2 इंटू रूट 3/2 इन रूट 3 का आ जाएगा, तो ये आ गया √3। समझ रहे हो। तो तीनों का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। अब कहोगे आप क्या, कि यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों एक्सिस के तरफ है, तो हमें सेंटर ऑफ मास के 2 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, XCM इज इक्वल टू होगा क्या, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है जी, इसको पुट कर दो यहाँ पे। m1 है 2 kg का, x इसका 0 है, m2 है 4 kg का और x इसका 2 मीटर का है, m3 है 6 kg का, x इसका 1 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी कितना आ गया, 8 और 6 14, 14 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है जी, तो इसका XCM तो ये आ गया। ऐसे ही YCM भी निकालेंगे, तो इसके लिए लगाएंगे m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर दो, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू √3 प्लस 6 इंटू, सॉरी 4 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा, 6 इंटू √3 है कि नहीं, डिवाइडेड बाई टोटल मास 12 kg है, तो हो जाएगा क्या 6/12, है ना, यानी √3/2, और यह कितना आ गया 7/6। तो तुरंत हम लिख देंगे कि सेंटर ऑफ मास जो RCM होगा उसको हम ऐसे लिख देंगे, क्या देखो 7/6 x कॉम्पोनेंट है, तो लिखेंगे 7/6 I कैप प्लस √3/2 J कैप, यह सेंटर ऑफ मास आ गया हमारा। ठीक है, नोट कर लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, साथ ही नोट करना है, हो गया। हाँ, तो एक और क्वेश्चन करते हैं कि जैसे हमें दिया गया है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ L शेप्ड लेमिना, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ L शेप्ड लेमिना। लेमिना का मतलब होता है प्लेट, ठीक है जी, यह एक L शेप का प्लेट है, ये L शेप का प्लेट है, ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, जो L शेप्ड का प्लेट है, अब इसका सेंटर ऑफ मास बताना है,
यह डिस्टेंस मान लो 2 मीटर दिया गया है, यह डिस्टेंस भी 2 मीटर का है, यह 1 मीटर का है इतना तक, ये भी 1 मीटर है, ये भी यहाँ से 1 मीटर का है, ठीक है। तो इसका ये एल शेप्ड लेमिना का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये लेमिना है और इसके अंदर बॉडी के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसका जो सेंटर होगा वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा, ठीक है। लेकिन अब इसका ज्योमेट्रिक सेंटर निकालना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसको ना हम इस तरह से समझेंगे कि इसे 3 पार्ट में कट कर लेंगे। देखो एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का बना दिया, आप समझोगे स्क्वायर टाइप का ये होगा, ठीक है। तो इसका एक सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, ठीक है भाई। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास इस जगह पे, इसका इस जगह पे, इसका इस जगह पे, इसका टोटल मास m मान लो, टोटल मास क्या मानोगे, m का। तो फिर ईच का जो मास होगा वो m/3 हो जाएगा, ये भी m/3, ये भी m/3 और ये भी m/3। अब इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिख लो आप। तो इसका पहले का जब कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या मिलेगा, ये टोटल 2 मीटर है, आधा 1 मीटर, उसका भी आधा, यानी 0.5, ठीक है। इसका होगा 1.5 एंड 0.5, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 0.5 एंड 1.5। तो अब सीधे आप लिखोगे XCM, मतलब इसको M1 M2 M3 मान लेना है और फिर सॉल्व कर देना है। तो XCM का मतलब M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, पहले का मास m/3 है, ध्यान देना इधर m/3 और इसका पोजीशन है 0.5 पर, 0.5 प्लस दूसरे का मास भी m/3 है और इसका डिस्टेंस है 1.5, तीसरे का मास m/3 है और इसका डिस्टेंस है 0.5 डिवाइडेड बाई m, टोटल मास क्या हो गया, m/3 प्लस m/3 प्लस m/3 मिला के m हो गया। तो m को कॉमन लेके काट दो, ठीक है। आएगा कितना, ये 0.5/3 प्लस 1.5/3 प्लस 0.5/3, यह जाए कितना 1.5 प्लस 1 2.5/3, समझे। और ऐसे ही सॉल्व करोगे तो y की भी इतनी ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, इसके सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो था इस तरह का। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सेंटर ऑफ मास of an uniform rod lie at its geometric center, ठीक है। यह बताना है हमें, प्रूफ करना है कि सेंटर ऑफ मास जो है ना ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करेगा, किसका, एक रॉड का। तो एक देखो एक रॉड है, मान लो इस रॉड का लेंथ जो है वो L का है, ठीक है जी। इस रॉड का जो लेंथ है ये L का है। तो आप कहोगे कि इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लाइन के अलोंग है, तो सेंटर ऑफ मास के एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा। आप ओरिजिन यहाँ बना लो और यह लाइन खींच लो ऐसे, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूनिफॉर्म है, तो करोगे क्या कि यहां से x के डिस्टेंस पर एक वेरी स्मॉल थिकनेस dx का एलिमेंट ले लोगे,
एक सेकंड। यहाँ से x के डिस्टेंस पर वेरी स्मॉल थिकनेस dx का एलिमेंट ले लोगे। यहाँ पे कहोगे क्या कि लेट m बी द मास ऑफ बॉडी ऑफ रॉड। इस रॉड का मास m मान लिया, तो देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ निकालो। मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक ना, इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो ये हो जाएगा m अपॉन एल, m अपॉन एल। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे कि टेक एन एलिमेंट ऑफ रॉड, है ना, ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ dx, वेरी स्मॉल लेंथ dx at x distance from the origin, x distance from the origin, ठीक है। तो therefore मास ऑफ दैट एलिमेंट कितना होगा? इसको हम लिख देंगे dm हो जाएगा। इसको अगर हम लैम्डा लिखते हैं ना मास पर यूनिट लेंथ को, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है जी, यानी m अपॉन एल इंटू डी एक्स। यह किसका मास आ गया? इस एलिमेंट का जो हमने लिया। तो फिर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैंने पीछे बताया था कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो तो सीधे लिख सकते हैं एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम का मतलब एम अपॉन एल इंटू डी एक्स फ्रॉम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यानी एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो अब लिमिट यहाँ रख देंगे, जीरो से लेके ये एल तक, ये भी जीरो से लेके एल तक, ठीक है। तो आएगा क्या? देखो इधर एम अपॉन एल बाहर, नीचे में भी एम अपॉन एल बाहर निकाल के काट दिया, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, जीरो से लेके एल तक, और नीचे में ये एक्स आ गया जीरो से लेके एल तक। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एल बाई 2, यानी एल बाई 2 यानी क्या हुआ? एल बाई 2 इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही तो होगा, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म रॉड का है वो एल बाई 2 डिस्टेंस पर होगा। क्लियर? चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन अब जेई में कैसे आएंगे उसको मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर देखो। नोट कर लिए थे? क्वेश्चन है कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड वेरीज एज, देखो लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड वेरीज एज लैम्डा इज इक्वल टू 2x प्लस 3। मतलब कोई एक रॉड है ऐसे, इसकी लीनियर मास डेंसिटी जैसे इधर से आगे की तरफ जा रहे हैं ना तो बढ़ रही है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। हमें निकालना है क्या? फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। रॉड का लेंथ दिया गया है हमें एल का, या पूरा लेंथ जो है ना वो एल का दिया गया है। तो हम कहेंगे क्या कि इसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हम एक ही एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है जी। यहाँ ओरिजिन बना लिया हमने, और वही काम जो अभी पीछे हमने किया था उसी को रिपीट करना है कि टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एट x डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हम कहेंगे देयरफॉर मास ऑफ द इंटीग्रल एलिमेंट dx दैट इज dm, इसको लिखेंगे dm, और ये होगा लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा का मतलब है 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करिए, एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम,
तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, एक्स इंटू डी एम का मतलब लैम्डा इंटू डी एक्स, यानी ये वाला टर्म 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम यानी 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू L, और इसको भी 0 से लेके L तक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने से ये हमें मिल जाएगा। चलो थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इसको ना, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। तो देखो एक्स सी एम कितना आ जाएगा, आप इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ध्यान दो इधर, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3, ठीक है जी, प्लस 3x का इंटीग्रेशन होगा 3x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे आप लिमिट लगा दोगे 0 से लेके L तक का, फिर नीचे में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, यहाँ भी लिमिट लग जाएगा 0 से लेके L तक का। तो आएगा कितना, एक बार L पुट कर दो तो 2L क्यूब बाई 3 प्लस 3L स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 3L। ठीक है जी, अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या लिखोगे, नीचे में ये 6 हो गया, 4L क्यूब प्लस 9L स्क्वायर अपॉन 6 इंटू L स्क्वायर प्लस 3L, है ना, L कॉमन लेके काट भी सकते हो, तो आ जाएगा क्या 4L स्क्वायर प्लस 9L अपॉन 6 इंटू L प्लस 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह सेंटर ऑफ मास का आ जाएगा। यानी इसमें क्या था कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं था बट कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस इसलिए था क्योंकि यह जो था इनसे मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना एक रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था। ठीक है जी, तो जब भी मास रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करे यानी कि नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तो उस टाइम में इंटीग्रेशन का हेल्प लेकर के सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। ठीक है, एक तक और बता देता हूं, बस देखो सेंटर ऑफ मास of a semicircular ring, of a semicircular ring, तो मान लो कि कोई एक सेमी सर्कुलर रिंग ये दिया गया है। ठीक है जी, इस रिंग का रेडियस r का है, चलो इसका रेडियस आप r मान लो, यह और सेंटर है इसका रिंग का। ठीक है जी, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कहेंगे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लेन में है, 2 डायमेंशन की तो जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, एक्सिस बनाएंगे, ये हमने मान लो बना लिया, इधर एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और इसी को ओरिजिन लेके ये वाई एक्सिस बना लो। ठीक है जी, सिमेट्री से यहाँ पे ना सिमेट्री अप्लाई करेंगे कि जितना सेंटर ऑफ मास, जितना मास सॉरी इधर है इस रिंग का, इस एक्सिस के ऊपर, उतना ही मास इधर है, तो इससे पता चलता है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पर ही होगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे डीएल लेंथ का, जो कि मान लो यहाँ से थीटा के एंगल पर है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट डीएल at an angle theta from positive x axis, तो देयरफॉर मास ऑफ दैट एलिमेंट कितना होगा,
ये होगा dm और ये होगा कितना, लैम्डा जो लीनियर मास डेंसिटी होती है इंटू dl, सीधे लिख दे रहा हूँ लैम्डा इंटू dl। अब यहाँ लैम्डा क्या होगा, तो इसका टोटल मास आप m मान लो रिंग का, हालांकि सेंटर ऑफ मास में मास नहीं आता है, कहीं पे देख लेना कट जाता है, तो टोटल मास m मान लो, तो मास m हो गया और लेंथ इसका पाई r का होगा, है कि नहीं भाई, हाफ सर्कमफेरेंस, तो इंटू dl कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके वजह से ये dm हमें मिल गया, तो देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट पे आएगा, ये y बन जाएगा इसका, समझ रहे हो ना। तो सीधे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे YCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है जी। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, यह रेडियस r है, तो ऑब्वियसली y की वैल्यू r साइन थीटा होगी कि नहीं, यह एंगल थीटा लिया है हमने, तो ये हो जाएगा r साइन थीटा, और dm को लिखेंगे m अपॉन पाई r, और dl को क्या लिख सकते हैं, मान लो कि यह एंगल यहाँ पे d थीटा का सबटेंड करता है, तो r इंटू डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, r इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ m अपॉन पाई r इंटू r इंटू डी थीटा। अब देखो सारा वेरिएशन जो है थीटा में हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 180 डिग्री तक, तो इसको आप, ये भी इंटीग्रेट है 0 से लेके पाई तक, और इसको भी 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी। चलो थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं मैं, जगह मिल जाए, तो आएगा कितना, YCM इज इक्वल टू, यहाँ देखो r से एक r कैंसिल हो गया, r अपॉन पाई, mr अपॉन पाई बाहर कर दिया, mr अपॉन पाई को बाहर कर दिया, साइन थीटा बना, साइन थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं, कहाँ 0 से लेके पाई तक, हाँ अपॉन, नीचे में r कट जाएगा, m अपॉन पाई बाहर हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, और कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो ये YCM जो आएगा, ध्यान देना, m अपॉन पाई कैंसिल, r आ गया इधर, माइनस को बाहर कर दो, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 अपॉन नीचे में पाई माइनस 0। अब देखो कॉस 180 की वैल्यू -1, -1 -1 -2, और ये खत्म हो जाएगा, आएगा 2r अपॉन पाई, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसका, इसका ये सेमी सर्कुलर रिंग का, तो वो यहाँ से y एक्सिस पे ध्यान देना 2r अपॉन पाई के डिस्टेंस पर होता है ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, तब तक कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, ओके।